हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमें 6 नवंबर से 12 नवंबर के जितने भी इस वीक में फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के करंट अफेयर आए हैं उसको डिस्कस करना है। ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 बैच हमारी ऐप पर आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सारी कंप्लीट जीए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप आपकी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। मॉक पेपर साथ में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशंस आपको, डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगी और आप हमारे टीचर से लाइव जुड़ सकते हैं अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले न्यूज आपके लिए क्या है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर घोषित किया है। आपको पता है, हमने हाल ही में पढ़े हैं, एनपीसीआई ने बहुत सारे यूपीआई के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लाइक यूपीआई लाइट, है ना, यूपीआई सेफ्टी, बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स जो है एनपीसीआई ने बनाए हैं। अब उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स का यूज करें, उसके लिए एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर का। सेफ्टी एम्बेसडर का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी आपकी डिजिटल पेमेंट्स हो रही है उनको और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाने की अब ये टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे सिक्योरिटी और सेफ्टी को प्रमोट किया जा रहा है, सिक्योरिटी और सेफ्टी को प्रमोट किया जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीआई। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूरा इनिशिएटिव इसको एनपीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया है। पूरे इनिशिएटिव को एनपीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया है। तब तक बोर्ड ठीक होता है, हम एनपीसीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके एमडी और सीईओ जो है वो दिलीप आसपे हैं। ठीक है, ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, इंक्लूडिंग यूपीआई, रुपे कार्ड, आईएमपीएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि इसके कौन कौन से और प्रोडक्ट होते हैं एनपीसीआई के, तो आप वो शॉर्ट जो है हमारी परचम पे ही जाके देख सकते हो, आपको हेडिंग मिल जाएगा एनपीसीआई का। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट के मेथड्स को अडॉप्ट करें। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप देखते हो भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर है, बड़ी बड़ी छवियां क्यों बनाई जाती है, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं। ये बहुत एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स जितने भी हैं वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली अगर कोई ड्रिंक पी रहा है, कोई पानी पी रहा है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहा है या कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले रहा है, तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे कि विराट कोहली पीता है तो हम भी पिएंगे। तो इसी तरीके से पंकज त्रिपाठी जब किसी बात को कह रहे हैं तो उसकी बात का जोर बढ़ेगा। ये सब सोच का और इन्फ्लुएंसर की बात होती है। ठीक है, इसमें आप ये बात रखें कि यूजर्स को ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो राइट ऐप और राइट पर्पस को इंश्योर करके ही करना है, बिना सोचे समझे अपनी ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी है। पंकज त्रिपाठी जी के बारे में समझे तो ये एक बॉलीवुड डेब्यू जो है वो इन्होंने किया। सबसे पहला इनका जो बॉलीवुड डेब्यू आया था वो रन नाम की मूवी थी, 2004 में आई थी। ठीक है, 2018 में उन्होंने तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू किया, जिसका मूवी का नाम था काला। ठीक है, और रजनीकांत और नाना पाटेकर के साथ इन्होंने तमिल मूवी में सबसे पहले काम किया था। पंकज त्रिपाठी को उनके डेडिकेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। 2022 में उनका नाम नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी आया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वोटर अवेयरनेस को बहुत ज्यादा क्रिएट किया था, तो उस जगह भी ये एक तरीके के ब्रांड एम्बेसडर थे वोटिंग अवेयरनेस को क्रिएट करने के मामले में। इनका नोटेबल जो वर्क्स हैं, जो जिन जिन मूवीज में इन्होंने आज तक काम किया है, जैसे गैंग्स ऑफ वसाईपुर 2012 में जो आया है, मशान 2015 में आया है, न्यूटन 2017 में मूवी आई है, स्त्री बहुत फेमस थी 2018 में आया है, मिमी 2021 में, और वेब सीरीज लाइक मिर्जापुर 2018 में। बहुत बोल्ड मूवीज ये बनाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस 2019 में, मतलब सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स को ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो पंकज त्रिपाठी जी एक सोशल आइकन की तरह उभरते जा रहे हैं।
इसके बाद इन्होंने जो है जियोमी इंडिया, रेडमी और कैप्री ग्लोबल कैपिटल 2022 के साथ भी अपने ब्रांड्स को इंडोर्स किया है। ठीक है, इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? 2018 में इनको इनका पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, स्पेशल मेंशन फॉर द मूवी न्यूटन। न्यूटन मूवी जो 2017 में आया था, इसके लिए इनको इनका सबसे पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। 2023 में इनको सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल इन्होंने निभाया। 2021 में जो फिल्म रिलीज हुई मिमी नाम की, उसके अंदर इनका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल पे इनको अवार्ड मिला है 2023 में। ठीक है, तो 2 फिल्म अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, एक 2018 में, एक 2023 में। ठीक है, अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी की सारी रिटेल पेमेंट्स को इंडिया में देखती है। इसका इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किस किस का इनिशिएटिव है? एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इंडियन बैंक एसोसिएशन, दोनों का कोलैबोरेशन से एनपीसीआई बना है। एमडी और सीईओ मिस्टर दिलीप आसबे हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो मिस्टर बिस्वमोहन महापात्रा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है एनपीसीआई का। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अगर हम डाटा देखते हैं किसका, एएमएफसी का, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएफएमआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, कि किस शहर के अंदर, किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इनकी एक रिपोर्ट आई। और सेकंड क्वार्टर में देखा गया कि महाराष्ट्र ने इस चीज में टॉप किया है, कि महाराष्ट्र 2024 के सेकंड क्वार्टर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, कितना? 25.85 लाख करोड़ रुपीस जो लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं। उसके बाद गुजरात और कर्नाटका की बारी आती है। गुजरात और कर्नाटका के अंदर, गुजरात में 2.21 लाख करोड़ के एसेट्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स में लगाए गए, और कर्नाटका में 1.99 लाख करोड़ के एसेट्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड में लगाए गए। उसके बाद दिल्ली 4th रैंक पे है। ठीक है, जहां पे 1.94 लाख करोड़ रुपीस जो है दिल्ली के अंदर यानी दिल्लाइट्स ने म्यूचुअल फंड में लगाए हैं। तो सबसे पहला महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन कर्नाटका एंड देन दिल्ली। गुजरात और कर्नाटका की बात करें तो जो ओवरऑल इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड्स की, जो ओवरऑल हमारी इक्विटी की इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर गुजरात, अकेले गुजरात का 8.5% अकेला गुजरात की तरफ से एसेट्स होते हैं। कर्नाटका की तरफ से 7.7% और दिल्ली 7.5%, पूरी इंडस्ट्री का 7.5% दिल्ली की तरफ से पैसा होता है। ठीक है, उसके बाद 1.66 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश 5th पोजीशन पे है। ठीक है, देन इसने वेस्ट बंगाल को सरपास कर दिया है। पिछली बार जो है वेस्ट बंगाल 5वें नंबर पे था, अब उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है। तमिलनाडु से भी ऊपर आ गया है उत्तर प्रदेश। एसआईपी की बात करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या होता है? जहां पे आपको एक बार में पैसा नहीं देना, मंथ वाइज पैसा देना होता है, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंदर गुजरात ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए एसआईपी के माध्यम से गुजरात वाले लोगों ने या गुजरात की म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कलेक्ट किया है। ठीक है, पंजाब ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, 12th पोजीशन पे आ गया है। देन केरला एंड तेलंगाना को सरपास करते हुए पंजाब काफी आगे आ गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन, ठीक है, ये कंपनी है इंडिया की। इंडिया के अंदर सोया ऑयल्स या एडिबल ऑयल्स की काफी कमी रहती है, तो इंडिया बहुत सारा ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया की जो कंपनी है जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एक कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री बॉडी है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ किया है? ब्राजील की एक कंपनी है एबियोव, ब्राजील की कंपनी है एबियोव, इसके साथ एमओयू साइन किया है। और एबियोव ने ये कहा है कि हम भारत को ये सोया ऑयल या जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं, खाने योग्य जो ऑयल्स हैं, हम वो सप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग क्या है इनका, पूरा एमओयू क्या है वो हम देखते हैं। अब इंडिया की तरफ से कौन है? एसईए यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ सामने वाली पार्टी कौन है? ब्राजील की कंपनी एबियोव। ये एग्रीमेंट क्या कह रहा है? ये कॉपरेशन करने की बात कर रहा है सप्लाई में, यूज में, ट्रेड ऑफ सोयाबीन, सोया मील, सोयाबीन ऑयल, ऑयल सीड प्रोडक्ट्स एंड एडिबल ऑयल मार्केट के अंदर कॉपरेशन होगा दोनों तरफ से। ठीक है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को भी इंप्रूव किया जाएगा कि कैसे ये ऑयल बनता है, कैसे इनकी रिफाइनरी होती है। ठीक है, और साइंटिफिक और टेक्निकल अलायंसेस दोनों देशों के बीच में हुआ है।
सिग्नेटरी कौन है? हमारे यहाँ से SEA यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंट है अजय झुनझुनवाला, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। और वहां से ब्राजील की एबियोव कंपनी के प्रेसिडेंट एंड्रे मेलोनी नसार जो है वो इसको साइन कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया जो है लगभग 3.5 टू 4 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट करता है। ब्राजील जो है वो मेजर सप्लाई है इंडिया का सोयाबीन ऑयल के टर्म्स में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो याद रखना, ब्राजील के साथ इंडिया ने बहुत एक लैंडमार्क एग्रीमेंट किया है। इंडसइंड बैंक ने अपना प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ लॉन्च कर दिया है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है आप सब लोग जानते हो, यूपीआई क्या होता है आप सब लोग जानते हो, बहुत बार बता चुकी हूं। तो अभी याद सिर्फ ये रखना है कि इंडसइंड बैंक जो है उसने यूपीआई इंटीग्रेशन यानी कि यूपीआई के माध्यम से भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकोगे। जैसे डेबिट कार्ड को यूज करते हो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई के माध्यम से यूज कर सकोगे। किसके साथ कोलैबोरेशन किया? यूपीआई का नाम आया तो एनपीसीआई का नाम अपने आप आ गया, क्योंकि एनपीसीआई ने ही यूपीआई को बनाया है। तो एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस क्या होते हैं? जहां पे आप स्वाइप करते हो या टैप करते हो अपने कार्ड को, वो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं। उनके साथ नेटवर्किंग की जाएगी, रुपे कार्ड के साथ नेटवर्किंग की जाएगी। और जो प्लैटिनम कार्ड बना है क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक का, उसके माध्यम से आप अब यूपीआई पेमेंट्स कर सकोगे। ठीक है, कहीं पर भी कहीं भी सेफ, कितना भी आप पैसा इधर से उधर कर सकते हो। और शुरुआत में आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिलेंगे। जैसे आप अगर कहीं पहली अपनी ये यात्रा कर रहे हो प्लेन से, ठीक है, फ्लाइट आपकी पहली फ्लाइट है, तो वहां पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको। लाउंज एरिया के अंदर आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये सब कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? कैनरा HSBC ने ज्ञान लाइफ इंश्योरेंस प्लान कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। क्या है ये? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको स्पॉन्सर कौन करता है? कैनरा बैंक एंड HSBC। कैनरा बैंक और HSBC की एक अलग से ब्रांच है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया गारंटी इनकम प्लान जो है, एक नया इनकम प्लान गारंटी किया है। किनको? गारंटी एश्योर्ड इनकम यानी गारंटी एश्योर्ड इनकम। ठीक है, ये कौन से कस्टमर्स के लिए? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के मैंगलोर के अंदर जो है जितने भी कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक के कस्टमर हैं उनको ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जा रही है। इसके अंदर क्या होगा? पहले तो आप प्रीमियम्स भरोगे। जब आपके प्रीमियम्स पूरे हो जाएंगे तो आपको वो प्रीमियम्स जो है इनकम के माध्यम से वापस मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपने 50,000 रुपए इनकम भरा है, प्रीमियम भरा है, तो आपको लगभग 70 से 75,000 रुपए इनकम के रूप में हर मंथली, जैसे मंथली पेंशन बनती है ना, ऐसे ही मंथली इनकम के रूप में आपको ये पैसा आपका वापस मिलेगा। ठीक है, इट इज अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान है। मतलब एक तो आपका पैसा सेव हो गया, जैसे आप बैंक में अपना पैसा डलवा रहे हो, फिर आपको ब्याज के बाद वो पैसा वापस मिलता है। ऐसे ही आप यहाँ पे इस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपना पैसा दोगे प्रीमियम्स के रूप में। ठीक है, प्रीमियम वहां सेविंग कह देते हैं या प्रीमियम कह देते हैं। प्रीमियम्स के रूप में अपना पैसा दोगे और बदले में आपको इनकम के रूप में, जैसे वहां ब्याज मिलता है ऐसे यहाँ पे इनकम के रूप में वो पैसा वापस मिल रहा है। मतलब ये सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान है। बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो प्रोटेक्ट करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। और दिक्कत नहीं होती है तो आपका ये पैसा जैसे ही आपके प्रीमियम्स खत्म हो जाएंगे वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है ये सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके की चीजों का ध्यान रखता है ये। ठीक है, रेगुलर इनकम स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। लगभग 629 ब्रांचेस जो हैं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, वहां पे इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, पूरी फैमिली के साथ आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद ये एक छोटी सी न्यूज है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर 2023 को कुछ प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया है। क्या है ये? 6 नवंबर 2023 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ अप्रूवल दिया है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, मतलब किसी ने किसी के शेयर खरीदे हैं। किसने शेयर खरीदे हैं? कौन सी कंपनी के? 49% शेयर होल्डिंग ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बालिक कहते हैं इसको, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके 49% शेयर जो हैं वो भारती लाइफ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं।
ठीक है, यानी अक्वायरर कौन है, किसने अक्वायर किया है, भारतीय लाइफ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। किसको, किसके शेयर खरीदे हैं, बालिक के, यानी कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 49% शेयर खरीद लिए हैं। और क्या किया है, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज का अप्रूवल देता है, तो इसलिए न्यूज में आया है। दूसरा और क्या हुआ है, बीईएल ने बीएमएसएल के 48.54% शेयर खरीद लिए हैं। क्या मतलब, देखो भारतीय मैनेजमेंट सर्विस यानी कि बीएमएसएल के 48.54% शेयर जो हैं वो बीईएल ने यानी भारतीय एंटरप्राइज लिमिटेड ने खरीद लिए हैं, यानी उसके सोल प्रोप्राइटर ये बन गए हैं। की पॉइंट्स की बात करें इन सब कंपनीज की, अगर हम बात करें, जो आपकी बीएलवीपीएल है, बीएलवीपीएल दैट इज ये वाली भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो जो ये कंपनी है और जो बीईएल है, ये दोनों एफिलिएटेड कंपनी है भारतीय ग्रुप के अंडर, अपना अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर है, पर दोनों एफिलिएटेड है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारतीय ग्रुप से, ठीक है। बीएलवीपीएल एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। बीईएल एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, अभी लिस्टेड नहीं है बट पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, न्यू दिल्ली में ये भी बेस्ड है। बालिक जो है वो भी एक पब्लिक अनलिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है। बीएमएसएल एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, मुंबई के अंदर बेस्ड है। तो ये सारी अनलिस्टेड कंपनी है जो मैंने अभी आपको बताया है, जो जिसको अक्वायर कर रहा है। इसके बाद इंडिया जो है वो हाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी में टॉप कंट्रीज में है, मतलब इंडिया के अंदर ग्रोथ तो देखी जा रही है, लेकिन वो ग्रोथ पर्टिकुलर एक ही सेक्शन में हो रही है, मतलब भारत के कुछ ही लोग अमीर बन पा रहे हैं। ये जो पैसा है, ये जो वेल्थ है, ये जो इनकम है, ये हर घर तक नहीं पहुंच पा रही है। भारत के अंदर वेल्थ, इनकम और इनइक्वालिटीज जो है बहुत हाई देखी गई है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट ये बात बता रही है। यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेकिंग आवर फ्यूचर, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट की थीम है, ठीक है। इसने क्या कहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया को बता रहा है कि एशिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है, और ये बताया है एशिया और पैसिफिक में ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है, उसमें इंडिया जो है टॉप कंट्रीज में है। हाई इनकम तो हो गई है, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। इनकम ग्रोथ की बात करें, इंडिया की इनकम ग्रोथ की बात करें तो 2000 से लेके 2022 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ा है। 2000 में सिर्फ 442 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम था। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो पहले इतनी थी 2020 में बढ़ के इतनी हो गई, यूएस डॉलर में है ये। पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें तो 40% से घट के 10% हमारी पॉवर्टी हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो 25% से घट के 15% हो गई है। परसिस्टेंट पॉवर्टी की बात करें तो ये जो है प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन यहाँ गड़बड़ दिख रही है। पॉवर्टी अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक सेक्शन के अंदर। आज भी भारत के 45% लोगों के पास घर नहीं है, ठीक है। 62% लोग आज भी इंडिया के गरीब बताए जा रहे हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें तो जहां पे भारत पहले पिछड़ा हुआ था आज भी वही है। विमेन का सेक्शन वल्नरेबल है। इनफॉर्मल वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, वो सब वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पे बैठे हैं। जेंडर डिस्पैरिटी भारत के अंदर बहुत सारी है। 23% अपनी जेंडर डिस्पैरिटी यूएनडीपी ने बताई है। रिपोर्ट ये कह रहा है कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ न्यू कॉल्स की, कुछ न्यू डायरेक्शंस की जरूरत है। आपको आपके लोगों पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको आपकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कुछ टेक्निकल रिफॉर्म, कुछ एफिशिएंट मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे ये सारी इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए, ठीक है। पॉइंट्स क्या नोट करने अपने को कि एशिया पैसिफिक रीजन, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर 2/3 ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में देखी जा रही है, ठीक है। लेकिन डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें इंडिया काफी आगे है। हाफ ऑफ द टोटल इनकम केवल 10% लोगों के पास है। आप समझो, अगर पूरी इस क्षेत्र में 100 रुपए है तो केवल 10% लोग ही 50 रुपए पे कुंडली मार के बैठे हैं, और बाकी 50 लोगों के पास बाकी 90% लोग बाकी बचे हुए 50 रुपए पे खा रहे हैं, ठीक है। बाकी 90% लोग 50 रुपए पे खा रहे हैं और अकेले 10% लोग भी 50 रुपए पे खा रहे हैं। आप समझ के देखो कितनी ज्यादा मतलब कितना वर्स्ट सिचुएशन
इस रीजन के अंदर है इनइक्वालिटी का। ठीक है, ये बताई जा रही है ये सारी बातें कि कोविड 19 पैंडेमिक के बाद से ये दिक्कतें जो है और बढ़ी, और ये चैलेंज है इंडिया के सामने भी और इस पूरे रीजन के सामने। यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं आजिम स्टीनर, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और यूएनडीपी ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, इस बात को याद रखोगे। नेक्स्ट न्यूज है फ्री नेशन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी एक्सटेंडेड टिल 2028। ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है इस एक्सटेंशन को फॉर द फर्दर 5 ईयर। 2023 तक थी, अब इसको 2028 तक कर दिया है। ये उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ के दुर्ग रैली के अंदर, इस भाषण के अंदर, इलेक्शन डे वाले दिन, यानी इलेक्शन रैली जब हो रही थी छत्तीसगढ़ दुर्ग के अंदर, तो वहां पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, दिसंबर 2023 में समाप्त होनी थी, लेकिन अब ये 2028 में समाप्त होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये ने डिक्लेयर किया है कि 2023 तक हमको 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फूड सब्सिडीज के लिए अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। मतलब अभी तक इसको 2 लाख करोड़ रुपए मिले हुए हैं, आगे बढ़ी है तो पैसा और मिल जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो ये जो स्कीम है इनिशियली 2020 में रोल आउट हुई थी कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, एक थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड 19 के दौरान आई है। इट इज ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री स्कीम को चला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रोग्राम है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये कोविड 19 के दौरान आया है तो इसका नाम थोड़ा सा अलग कर दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम कर दिया है। ये स्कीम क्या करती है, हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो फूड ग्रेन फ्री में प्रोवाइड कराती है, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर लोग आते हैं। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटीज हाउस होल्ड के लिए। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी इसके अंदर कवर किया जाता है। ये जो प्रीवियस एक्सटेंशन है, कब कब इस स्कीम को एक्सटेंशन मिला है, फेज 1 और फेज 2 8 महीने के लिए चला, इस डेट से इस डेट तक। फेज 3 एंड 4 11 महीने के लिए चला। फेज 6 जो है 6 मंथ्स के लिए, फेज 7 3 महीने के लिए, और ये फेज 8 जो है वो 12 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर 2023 तक। अब फेज 9 2028 तक हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करें तो ये 2013 में एक नया कानून बना था। भारत की गरीबी को देखते हुए भारत ने ये डिसीजन लिया था कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी फूड को सिक्योर किया जाएगा, मतलब भूखा नहीं सोने देंगे किसी को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 75% तक रूरल पॉपुलेशन को कवर कर देता है। ठीक है, उनको फूड ग्रेन्स मिलते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। क्या होता है, राशन डिपो पे आप जाओगे, टीपीडीएस में क्या होता है, राशन डिपो पे आप जाओगे, वहां पे आपको सस्ते में अनाज मिलेगा। 5 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ मिलेंगे। 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए प्रति केजी चावल, 2 रुपए प्रति केजी गेहूं और 1 रुपए प्रति केजी कोर्स ग्रेन्स जो है, मोटा अनाज जो होता है बाजरा वगैरह, वो आपको मिलेगा। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना जो अभी भी चल रही है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में से भी गरीब, जो मतलब पिंक कार्ड जिनका होता है, पिंक कार्ड जिनका होता है, जिनको अंत्योदय कार्ड कहते हैं, उन लोगों को 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता है हर महीने हर घर को। हर महीने हर घर को, पर हाउस होल्ड मिलता है, ये पर पर्सन नहीं मिलता। पहले वाला पर पर्सन मिलता है, यहाँ पर हाउस होल्ड मिलता है पर मंथ। ठीक है, जिनका पिंक कार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, नॉर्वे ने उत्तराखंड का जो हंगर प्रोजेक्ट है, इंडिया में उत्तराखंड का जो हंगर प्रोजेक्ट है, नॉर्वे ने उसमें 44.7 मिलियन US$ फंड करने का प्रॉमिस किया है। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे इतना पैसा भारत की फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लगाएगा अंडर इंडियाज द हंगर प्रोजेक्ट। ये द हंगर प्रोजेक्ट क्या है, ये एक एनजीओ है, इसको बताऊंगी मैं आगे। उत्तराखंड के अंदर ये पैसा दिया गया है। दिस फंडिंग, ये जो फंडिंग आपकी सारी हुई है 3 साल के लिए हुई है, सितंबर 2026 तक। नॉर्वे जो है भारत की मदद कर रहा है फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में। कैसे इंप्रूव करेगा, जितने भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करके और लोकल वैल्यू चेन और मार्केट्स को यानी सप्लाई को डेवलप करके। द हंगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है द हंगर प्रोजेक्ट। इसका काम क्या है कि भूख को खत्म कर देंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटा देंगे,
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया के 12 देशों में इसका टारगेट रहता है। इंडिया के अंदर करंटली ये 5 स्टेट्स के अंदर काम कर रहा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। अभी जो पैसा मिला है नॉर्वे की तरफ से वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट को मिला है। उत्तराखंड में 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 9 ब्लॉक्स के अंदर और 172 ग्राम पंचायत और 145 वन पंचायत के अंदर ये जो पूरा द हंगर प्रोजेक्ट है वो चलता है। की पॉइंट्स की बात करें, द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन ये करता क्या है? ऐसा नहीं है आपको पैसा दे दिया, ये आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी टेक्निकलिटीज को इनहेंस करता है, एम्पावर करता है ये लोगों को। कैसे? ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसके अंदर जितने भी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ग्राम पंचायत के अंदर, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। ठीक है, कि आप उनको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से आप आपकी स्कीम्स को और बेटर बना सकती हो, और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो महिलाएं एम्पावर हो और बाकी लोगों को भी फिर एम्पावर करे। ये जो एम्पावरमेंट है ये फॉरेस्ट को कंजर्व करेगा, सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करेगा और लोकल कम्युनिटी का कोलैबोरेशन इसके अंदर देखा जाएगा। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग वन पंचायत, जो फॉरेस्ट काउंसिल होती है उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, और जितने भी मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड है, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही हाशिया पे बैठे हैं, बहुत ही किनारे पे बैठे हैं, जिनकी हालत बहुत ही बुरी है, उनकी फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखा जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो एडवांस्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट कर रहा है। कोई भी ऐसा काम ये नहीं करेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या किसी को भी प्रमोट करने में जहां पे एनवायरमेंट को नुकसान हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की जा रही है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए को प्रमोट किया जा रहा है, क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट किया जा रहा है और फूड सिक्योरिटीज को इनहेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज जो है, जो हमारा चैनल है कलर्स, ठीक है, जो कलर्स चैनल है, कलर्स चैनल किन किन के कोलैबोरेशन से चलता है? ये हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है और वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट, इन दोनों का फ्लैगशिप चैनल है कलर्स, जिसपे आप अलग अलग तरीके के सीरियल्स, धारावाहिक देखते हो। इसने क्या कहा है? भारत की जो मिनिस्ट्री है विमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है कि हम आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने कुल मिला के एक सीरियल, एक धारावाहिक शुरू किया है डोरी नाम का, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि लड़कियों की पढ़ाई क्यों जरूरी है, और जो लोग लड़कियों को प्रमोट नहीं करते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो उनको एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है। तो कलर्स ने विमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलके इस इनिशिएटिव में हाथ बढ़ाने की बात की है। ये 6 नवंबर 2023 से डोरी नाम का एक सोशल ड्रामा शो जो है वो जारी करेंगे, जिसके अंदर गर्ल चाइल्ड को अबंडन मत करो ऐसी अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर प्रमोट किया जाएगा 24 आवर इमरजेंसी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को, जो है 1098 हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, टोल फ्री है, 24 घंटे काम करता है। इस अवेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। 2015 में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज है, जो स्वीडिश फर्म है साब एबी की, वो इंडिया की पहली 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर बन गई है। समझो, भारत के अंदर क्या था, भारत के अंदर पहले 100% एफडीआई प्रमोट नहीं थी, पहले केवल 26% पैसा ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंडिया के अंदर लग सकता था डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद इसको बढ़ा के 49% कर दिया, फिर इसको बढ़ा के 74% कर दिया, अब इसको बढ़ा के 100% कर दिया था। और ये जो स्वीडिश की एक कंपनी है, स्वीडन की एक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी साब एबी, क्या नाम है इसका? साब एबी। ये कंपनी जो है भारत की पहली कंपनी बन गई है जो इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाएगी, इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाएगी 100%। यहाँ पे रह के वो लोग अपना पूरा इस्टेब्लिशमेंट करेंगे और यहाँ पे हथियार बनाएंगे, यहाँ पे रॉकेट्स बनाएंगे, ठीक है। जो स्वीडिश डिफेंस कंपनी है साब एबी, वो इंडिया की पहली फॉरेन कंपनी बन गई है 100% एफडीआई डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाने वाली। इसकी बात करें तो 500 करोड़ रुपया ये पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर जो है इंडिया में ही बनाएंगे, इससे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। भारत के अंदर जो है क्या बताया जा रहा है कि इन वेपन सिस्टम की अगर बात करें, ये मैन
चलाएगा इनको, और ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप इनको लेके जा सकते हो। कोयलेस राइफल है ये, सुटेबल है वाइड रेंज के लिए, ठीक है। टारगेट्स, अलग अलग तरीके के टारगेट्स को ये टैकल कर सकते हैं। बैटलफील्ड के अंदर काफी इल्यूमिनेटिंग ये रहते हैं, और ज्यादा नाइट टाइम ऑपरेशंस में भी इनको काम लिया जा सकता है, इनमें लाइट होती है, ठीक है, तो रात के समय में भी काम आएगी। एंटी टैंक है, एंटी पर्सनल है, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर लेंथ से कम कम वाली और 7 किलोग्राम से कम वेट वाली चीजों को ये टैकल कर सकती है। इंडियन आर्मी 1976 से इन हथियारों को यूज कर रहा है। एफडीआई की बात करें डिफेंस सेक्टर में तो क्या कह रहा है, सबसे पहले 26% कैप लगाई हुई थी। जो भी विदेशी बंदा भारत के डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाना चाहता है, केवल 26% सेक्शन पे ही पैसा लगा सकता था, ठीक है। वो भी लाइसेंस मिलना पड़ता था, अप्रूवल आपको लेना पड़ता था। 2014 में इसको बढ़ा के 49% कर दिया। जून 2016 में ये कह दिया कि 49% तक तो आप बिना किसी से पूछे पैसा लगा सकते हो भारत में, और अगर 49% से ज्यादा पैसा लगाना है तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। 49% ऑटोमेटिक रूट से, और बाकी जो है वो आपको अप्रूवल रूट से अपनाना पड़ेगा। 2020 में बिना अप्रूवल वाला जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिया, 74% कर दिया, कि 74% पैसा कोई भी एफडीआई या बिना अप्रूवल लगा सकता है, और बचा हुआ 26% आपको लाइसेंस या फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आज के दिन भारत के अंदर 100% एफडीआई है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से नहीं है, 100% अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। इस कंपनी की बात करें, इसके सीईओ है माइकल जॉनसन, और हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में, और इस्टेब्लिश हुआ है 1937 में। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई है। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर है वो किसको बनाया है। एनपीसीआई ने यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आसान सा सवाल है और आप सब लोग इसका अच्छा आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।